गांव में पप्पू नाम का एक अपाहिज व्यक्ति रहा करता था। पप्पू की सौतेली माँ मीना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली बहन पिंकी उसे हर समय बुरा भला बोलती रहती। एक दिन पप्पू क्रोधित होकर अपनी सौतेली माँ से बोला, मेरी समझ में नहीं आता माँ, आखिर आपको मुझसे समस्या क्या है? समस्या है तू मेरा सगा बेटा नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती है तो पैदा ही क्यों हुआ? अगर आपको मुझसे इतनी ही चिढ़ थी तो फिर आपने मेरे पिता से शादी क्यों की? उस वक्त मेरी मत मारी गई थी। ये क्यों नहीं कहती कि आपने मेरे पिता की दौलत देखकर शादी की थी? कैसी कैसी की तरह कतर कतर जुबान चलती है तेरी। शादी से तुझे भगवान ने एक पैर से अपाहिज कर दिया। तभी पप्पू की सौतेली बहन पिंकी वहाँ आ गई और अपनी माँ से बोली, माँ आप कहाँ इस जाहिल की मुँह लग रही है? आपसे कितनी मर्तबा कहा इसके मुँह लगने की कोई जरूरत नहीं। मीना मुस्कुराती हुई अपनी बेटी पिंकी के साथ वहाँ से चली गई और पप्पू आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर से बाहर आ गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी वहाँ गांव का मुखिया आकर उससे बोला, अरे पप्पू, अरे तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों भाई? शायद मेरी किस्मत में ही आंसू लिखे हैं मुखिया जी। ऐसा नहीं बोलते पप्पू, तुम तो हट्टे कट्टे जवान व्यक्ति हो भाई, और जवान व्यक्ति की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। शायद आपने मुझे ठीक से देखा नहीं है मुखिया जी, मैं जवान तो हूँ लेकिन अपाहिज जवान। मुखिया जी, घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है ना तो वो किसी काम का नहीं रहता। पप्पू, लंगड़ा घोड़ा भी बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के बुरे व्यवहार से बहुत परेशान रहते हो। माँ के जाने के बाद पिताजी को पता नहीं क्या सोची कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पप्पू, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पिता पर काफी समय से डोरे डाल रही थी, और जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ तब उसे तुम्हारे पिता से विवाह करने का बहाना मिल गया। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मेरी माँ की हत्या हुई थी। शक तो मुझे भी होता है पप्पू, क्योंकि तुम्हारी माँ के देहांत से पहले तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे घर की नौकरानी थी। मुखिया की बात सुनकर पप्पू बुरी तरह से चौंक गया। क्या कह रहे हैं आप? शायद तुम्हें ये बात पता नहीं थी, लेकिन सच यही है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। पप्पू भारी मन से अपने दोस्त गुरजीत के घर चला गया, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। ओए पप्पू, ओ यार, तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों? अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो मेरे परिवार की हालत जानते ही हो। ओ यार, अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारे पिता अपार संपत्ति के मालिक हैं। संपत्ति से ही सब कुछ नहीं होता गुरजीत, इंसान को जीने के लिए प्यार की भी आवश्यकता होती है, जो कि शायद मेरे नसीब में नहीं है। ओ यार, अपना दिल छोटा मत कर, और देखना मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब सही हो जाएगा यार। गांव में तुम ही एक मेरे अच्छे दोस्त हो। सच तो यह है गुरजीत कि अब मेरा गांव में मन नहीं लगता। मैं कुछ दिनों के लिए गांव को छोड़कर जाना चाहता हूँ यार। ओ यार, तू चिंता क्यों करता है? और 2 दिन बाद मैं ट्रक लेकर यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ चल। गुरजीत की बात सुनकर पप्पू खुश हो गया और अपने घर चला आया। घर पर पप्पू के पिता पप्पू की ओर देखकर बोले, आखिर कब तक ऐसे आवारागर्दी करते रहोगे पप्पू? कितनी बार कहा है कि मेरे साथ बैठा करो, कुछ कारोबार सीखो, आगे जाकर सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। नहीं पिताजी, मुझे आपका कारोबार, आपका पैसा नहीं चाहिए। वैसे भी आपके पैसों पर अधिकार तो आपकी पत्नी और आपकी बेटी का है, मेरा का है। पप्पू, कितनी बार कहा है तुमसे कि मीना अब तुम्हारी माँ है और पिंकी तुम्हारी बहन है। ये बात आपको उनको बतानी चाहिए, क्योंकि ना तो पिंकी मुझे अपना भाई समझती है और ना आपकी पत्नी मुझे अपना बेटा। तभी वहाँ मीना आ गई और झूठे आंसू बहाकर एक्टिंग करके अपने पति की ओर देखकर बोली, देखा आपने, ये मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करता। अपने दिल में हम माँ बेटी के लिए न जाने कितनी गलतफहमियां पाले हुए हैं। बस कीजिए, अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 2 दिन बाद मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आप सबको शांति मिल जाएगी। इतना कहकर पप्पू अपने कमरे की तरफ चला गया। पप्पू अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करके आंसू बहाने लगा। तभी उसकी नजर अपने कमरे में रखी हुई बहुत पुरानी अलमारी पर पड़ी, जो कि खुली हुई थी। ये अलमारी किसने खोली? मैंने आज तक इस अलमारी को बंद ही देखा है। इतना बोलकर पप्पू अलमारी के पास गया। पप्पू की नजर अलमारी के अंदर रखे हुए एक कार्ड पर पड़ी और वहाँ रखी कुछ चाबियों पर भी। इस कार्ड में तो किसी का पता लिखा हुआ है। पप्पू उस कार्ड को ध्यान से पढ़ने लगा। ये पता तो मेरे गांव से कुछ दूर एक जंगल का है। वहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ कौन सा घर हो सकता है? मगर इस घर का पता तो मेरी माँ के नाम का है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना चाहिए। पप्पू ने उन चाबियों को और कार्ड को अपनी जेब में रखा और सो गया। अगले दिन पप्पू अपने पिता से बोला, पिताजी, हमारे इस घर के अलावा कहीं और भी घर है? हाँ बेटा, हमारे घर तो बहुत है। मेरा मतलब हमारे गांव के आसपास किसी जंगल में। पप्पू की बात सुनकर पप्पू के पिता पूरी तरह से चौंकते हुए बोले, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, मुझे कृपया बताइए, क्या हमारे जंगल में भी कोई घर बना है? देखो पप्पू, मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली माँ को भी नहीं, कि तुम्हारी माँ बहुत पढ़ी लिखी और शिक्षित थी। उन्होंने गांव से दूर एक जंगल में अपना खुद का एक आलीशान घर बनवा रखा था। वो पता नहीं उस घर में क्या करती रहती थी। उस घर में जाने की इजाजत किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। तो माँ के देहांत के बाद क्या आप कभी वहाँ पर गए? नहीं रतन, वो घर तो तब से बंद ही पड़ा है। अपने पिता की बात सुनकर पप्पू सीधे गुरजीत के पास गया और सारी घटना गुरजीत को बताते हुए बोला, गुरजीत, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं अपनी माँ के उस घर में जाना चाहता हूँ और मैं वहीं रहूंगा। और यार, पहले जाकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तेरे माँ के अलावा उस घर में कोई नहीं जाता था वहाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी नहीं। गुरजीत ने अपना ट्रक निकाल लिया और पप्पू ट्रक के अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में उन दोनों का ट्रक जंगल में बने हुए उस सुनसान घर के सामने खड़ा था। तो यार, तुम्हारे पास इस मकान की चाबियां हैं क्या पप्पू?
हाँ, मैं चाबी अभी अपने साथ ही लाया हूँ। पप्पू ने मुख्य दरवाजे को खोल दिया। गुरजीत और पप्पू उस घर के अंदर गए। घर अंदर से बेहद विशाल था। घर के अंदर के दृश्य को देखकर वो दोनों बुरी तरह से हैरत में पड़ गए। ओ यार पप्पू, ओ यार ये तो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला लग रही है। ओ कहीं तुम्हारी माँ साइंटिस्ट तो नहीं थी यार? दृश्य देखकर तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि माँ शायद साइंटिस्ट ही हो। शायद इसीलिए वो किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देती थी। ओ यार चलो आगे चलकर देखते हैं। गुरजीत और पप्पू घर के एक एक कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। तभी गुरजीत की नजर घर के गार्डन में खड़े हुए एक ट्रक पर पड़ी। ओ पप्पू, ओ यार वो देख, ओ किस तरह के डिजाइन का ट्रक खड़ा हुआ है यार। ओए चल चलकर देखते हैं। पप्पू गुरजीत की बात मान उस ट्रक के नजदीक चला गया। ओए पप्पू, ओ यार ये ट्रक तो पूरा सोने का है। ओ अगर तेरी माँ और बहन ने तेरे पिता की सारी जायदाद हथिया भी ली तो अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास सोने का ट्रक है। यार गुरजीत, कितनी बार तो कहा मैंने कि अपनी ट्रक ड्राइवरी वाली सोच को खत्म कर और थोड़ा ऊंचा सोच। मतलब वो इस ट्रक को ध्यान से देख। इसका डिजाइन बाकी ट्रकों से बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर इसे बहुत गौर से देखो तो ये काफी हद तक एक स्पेसशिप से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ओए देर किस बात की है? अभी पता लग जाएगा। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक मेरे सामने। ट्रक लोहे का हो या सोने का, चलाता ड्राइवर ही है। इतना कहकर गुरजीत उस सोने के ट्रक के अंदर बैठ गया और पप्पू भी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले पप्पू, अब मैं ट्रक स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन ट्रक स्टार्ट कैसे करोगे? यहाँ तो स्टीयरिंग के बगल में बटन ही बटन नजर आ रहे हैं। ओए किसी ना किसी बटन से तो खुल जाएगा। इतना बोलकर गुरजीत ने एक लाल कलर का बटन दबा दिया। बटन दबते ही अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले ही पल उन दोनों का ट्रक पप्पू के घर के अंदर खड़ा था। ओए ये क्या माजरा भाई? ओए क्या ये ट्रक जादू है? ओ यार हम तो तेरी माँ के जंगल वाले घर पर थे, तेरे गांव के घर पर कैसे आ गए यार? और ये ट्रक तेरे घर के अंदर कैसे आ गया यार? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरजीत और पप्पू ट्रक से बाहर निकल आए। पप्पू अपने घर को गौर से देखने लगा। गुरजीत, मेरे घर को गौर से देख। ये घर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। ओ यार बात तो तुम्हारी सही है। तुम्हारे घर पर तो पीले कलर का पेंट था और इस वक्त तुम्हारे घर पर सफेद पेंट हो रहा है। क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पिता पूरे घर की पुताई करवा सकते हैं? तभी पप्पू की नजर अपने घर की छत पर बैठे हुए एक 10 वर्षीय बच्चे पर पड़ी। पप्पू उस बच्चे को देखकर हैरत में पड़ गया। गुरजीत वो सामने देख, छत के ऊपर। गुरजीत ने जैसे ही छत के ऊपर देखा, गुरजीत भी हैरान हो गया। अरे पप्पू, अरे ये तो तू है। मैं समझ गया गुरजीत, लगता है मेरी माँ उस घर में टाइम ट्रैवल के ऊपर कोई प्रयोग कर रही थी और ये ट्रक टाइम ट्रैवल के लिए ही बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 20 साल पीछे लौट आए हैं और हम उसी पल में लौट कर आए हैं जिस वक्त मैं अपाहिज हुआ था। मतलब माँ के देहांत के 3 दिन बाद मैं ऐसे ही छत पर उदास बैठा हुआ था और अचानक से मैं गिर गया। पप्पू तो फिर तुम्हें जाकर अपने बचपन वाले रूप से छत से उतरने के लिए कहना हुआ यार। क्या ऐसा संभव है? संभव तो यहाँ तक आना भी नहीं था, लेकिन हुआ ना। कौन हो तुम? डरो मत पप्पू, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। बस तुम मेरी बात को मान जाओ। कौन सी बात? अभी इसी वक्त तुम अपने कमरे में चले जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हें भी सारी जिंदगी मेरी ही तरह बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। पप्पू की बात सुनकर छोटा पप्पू डर गया और वो भागते हुए अपने कमरे के अंदर घुस गया। तो यार अब जब 20 साल पहले लौट कर आ ही गए तो देखते हैं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तुम सही कहते हो। पप्पू और गुरजीत घर में टहलने लगे कि तभी पप्पू की नजर अपनी सौतेली माँ पर पड़ी जो कि उस समय जवान थी, और पिंकी पर जो कि उस समय 15 वर्ष की थी। पप्पू और गुरजीत उन दोनों की बातें चुपके से सुनने लगे। पिंकी, याद रहे इस बात की भनक कभी किसी को नहीं लगनी चाहिए कि हमने ही पप्पू की माँ को जहर दिया है। पागल हो गई हो क्या माँ? मुझे पता है अगर गलती से भी इसका पता किसी को लग गया तो हम दोनों को सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बस हमारे रास्ते का एक ही कांटा है पप्पू, उसे भी किसी तरह से निकालना है, फिर सारी दौलत हम दोनों की। चिंता मत करो माँ, उसका भी हल निकाल ही लेंगे। गुरजीत आहिस्ता से पप्पू के कान में बोला। इसका मतलब तेरी सौतेली माँ ने तेरी माँ की हत्या की है यार? हाँ गुरजीत, लेकिन कितनी अजीब बात है, हम इस बात को साबित नहीं कर सकते। जो हमने अपने कानों से सुना है हम लोगों को क्या बताएंगे? क्या हम 20 साल पीछे भूतकाल में गए थे और हमने ये बातें सुनी? क्या लोग हम पर विश्वास करेंगे? पप्पू को अब वहाँ पर बहुत ही बुरा लगने लगा। वो गुरजीत के साथ ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। हम लोग आ तो गए थे, लेकिन वापस कैसे जाएंगे? अब पता नहीं यार, और शायद लाल वाले बटन के बगल में ये ग्रीन बटन है, इसको दबा कर देता हूँ। बटन दबाते ही अंधेरा छा गया। अगले ही पल उन दोनों ने अपने आप को पप्पू की माँ के उसी गार्डन में खड़ा पाया। पप्पू कूदकर ट्रक से बाहर निकल आया। उसकी बैसाखी गायब हो चुकी थी। ओए पप्पू, ओए तेरी बैसाखी आ गई और तेरा पैर तो सही हो गया। पप्पू ने जैसे ही अपना पैर देखा तब उसका पैर बिल्कुल सही हो चुका था। तो बिल्कुल सही कह रहा है गुरजीत, और हमने भविष्य को बदल दिया पप्पू, अब हम सब कुछ बदल देंगे। तभी पप्पू गहरी सोच में डूबते हुए बोला। नहीं गुरजीत, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। शायद मेरी माँ इसी वजह से इस घर के अंदर किसी को नहीं आने देती थी। अगर गलती से भी ये जादुई सोने का ट्रक किसी के हाथ लग गया तो वो दुनिया में तबाही मचा देगा। यार तुम बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त बिल्कुल सही हो गया। पप्पू अपनी माँ के घर पर ताला लगाकर गुरजीत के साथ अपने गाँव आ गया। पप्पू को सही देखकर मीना बुरी तरह चौंकते हुए बोली, तुम सही कैसे हो गए पप्पू? तभी वहाँ पिंकी आ गई। तुम्हारी टांग कैसे सही हो गई? डॉक्टर ने तो कहा था तुम जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकते। पप्पू उन दोनों की ओर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता लग गया है कि तुम दोनों ने मेरी माँ को जहर देकर मारा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या आपने आज से 20 साल पहले पिंकी से नहीं कहा था कि इस बात की भनक किसी और को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए कि तुमने मेरी माँ को जहर दिया था? पप्पू की बात सुनकर मीना बुरी तरह सहम गई। तुम्हें कैसे पता चला? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और जब हम ये बात कर रहे थे उसके कुछ ही मिनट बाद तुम्हारे चीखने की आवाज आई थी, तुम छत से गिर गए थे। सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसे पता, सवाल ये है कि अब मैं ये बात पुलिस को जाकर बताऊंगा। पुलिस जब तुम दोनों को हवालात में ले जाकर अच्छे तरीके से अपने तरीके से पूछताछ करेगी ना,
तो तुम 2 मिनट में सच बोल दोगी। मीना तुरंत पप्पू के पैरों में पड़ गई। हमें माफ कर दो, मैं तुम्हारे पिता के घर की नौकरानी थी। तुम्हारी माँ से अंदर ही अंदर जलती थी। मैंने ही तुम्हारी माँ को जहर देकर मारा था क्योंकि मुझे दौलत चाहिए थी। तभी गुरजीत एक कोने से बाहर निकलकर आ गया। उसके हाथ में एक मोबाइल था। ओए पप्पू, ओ यार मैंने योजना के मुताबिक सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। अब ये दोनों नहीं बच सकते और मैंने पुलिस को बुला लिया है। कुछ देर में पुलिस आ गई। गुरजीत ने रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा दी। अरे तुम दोनों माँ बेटी को किसी की हत्या करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने जिसकी हत्या की उसकी दौलत पर 20 सालों से हक जमाए बैठी हो। अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। चलो। मीना रोती हुई अपने पति की ओर देखने लगी, मगर पप्पू के पिता ने अपना मुंह फेर लिया। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पप्पू अब खुश रहने लगा। अब सब कुछ सही हो चुका था। वो आज भी अपनी माँ के घर गुरजीत के साथ जाता रहता है।